राजस्थान विधानसभा में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश के कारण बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा के मुद्दे पर अब कांग्रेस के तमाम नेता किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर तो तमाम तरह की बातें की, बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री के बयान को भी 72 या 77 दिन देरी से आया बयान बताया। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि मंत्री जो राजेंद्र गुड़ा के बयान को वे किस तरह से देखते हैं, तो इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से केवल इतना ही कहा गया कि यह पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है, क्या इस पर पार्टी चर्चा करनी है, यह पार्टी के लेवल पे ही चर्चा होगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि कांग्रेस आलाकमान खुद राजेंद्र गुड़ा के अचानक विधानसभा में दिए इस तरह के बयान से नाखुश था, क्योंकि उसकी जो पार्टी लाइन तय कर रखी थी मणिपुर के मुद्दे पर, जिस तरह से बोलने की सभी पार्टी नेताओं को हिदायत दे रखी थी, वह शायद अब कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। राजेंद्र गुड़ा के इस तरह से विधानसभा में दिए बयान और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी के बाद फिलहाल तो यही देखना होगा कि किस तरह से यह पूरा मुद्दा आगे बढ़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ भी कोई अनुशासन नीति की कार्रवाई करती है या नहीं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। पश्चिम बंगाल की राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वहीं पे टीएमसी पार्टी के नेता बीजेपी के पार्टी के नेताओं पे हमलावर हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ने 21 जुलाई के सभा पे यहां पे सीधा बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले 5 अगस्त को बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा और इसको लेकर बीजेपी भी लगातार वार करना शुरू हो चुकी है। तो वही बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो वहां पे टीएमसी के जो सांसद हैं उनको संसद भवन में भी घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी के तरफ से कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराया गया है। तो कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठन के लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रही है और बीजेपी पे लगातार हमलावर हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसकी पूरी तरह से रणनीति भी बनाई जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पिछले 48 घंटे के दौरान 2 ऐसी बड़ी वारदातें हुई हैं जिससे न सिर्फ बिहार पूरे देश में सनसनी फैल गई है। दरअसल गुरुवार की शाम बिहार के बेगूसराय के तेघड़ा में एक शिक्षक और उसके साथ एक छात्रा को अश्लील हरकतें कर ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद दोनों को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई की गई। लेकिन शुक्रवार तक पुलिस इस मामले में हरकत नहीं आई। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में शिक्षक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनके साथ मारपीट करने वाले और वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं यह मामला संडा भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार की रात बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी वारदात हुई। हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस की वर्दी में शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर को घेर कर गोलियों से भून डाला। लगातार हो रही वारदातों के बाद अब विपक्ष ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह जंगल राज का एक रूप है। हालांकि इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही घटनाओं का पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कैमरामैन पटना। क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस तरह के चल रहे कयासों के बीच एनसीपी के विधान परिषद सदस्य और अजित पवार के करीबी अमोल मिटकरी ने चौंकाने वाला दावा किया है। अमोल मिटकरी ने ट्वीट किया है कि मैं अजित पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं जल्द ही। इसके कई महीने निकाले जा रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में फिर से फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। बताया जाता है कि दोनों नेताओं से मिलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये बताएंगे कि किस तरह से अजित पवार के जो कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, उससे उनके पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। शनिवार सुबह से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में जो है जल जमाव हो गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मुंबई के पास पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
भारी बारिश की वजह से मुंबई का जो अंधेरी सबवे है उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर घुटनों तक पानी जो है वो जमा हो गया। अंधेरी सबवे के अलावा कुर्ला, घाटकोपर, सायन जैसे इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति जो है पैदा हो गई थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और घंटों में जो है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए भूस्खलन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं जो स्थानिक प्रशासन के साथ मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस बीच मौत का आंकड़ा 26 पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमी गति से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर लगातार काफी बारिश हो रही है और करीब 20 से 25 फीट का मलबा भी तैयार हो चुका है। इन तरीके के मलबे को हटाने के लिए बड़ी मशीनरी का उपयोग होता है, लेकिन जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर बड़ी मशीनरी पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए हाथों के जरिए ही और छोटे औजारों के जरिए ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की घटना के बाद महाराष्ट्र के दूसरे इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिस तरीके से वो रहते हैं। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी 22,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खतरे वाली इलाकों में रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार का ध्यान इनकी ओर नहीं है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र राज्य के दोनों छोरों पर पिछले कई दिनों से आफत की बरसात जारी है, जिसने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। सौराष्ट्र के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जैसे जिलों में अब तक मौसम की कुल बरसात में से 90% बरसात हो चुकी है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में भी 65% से ज्यादा मौसम की कुल बरसात हो चुकी है। राज्य के 260 डैम में से ज्यादातर डैम 60% से ज्यादा भर चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी भी 2 से 3 दिन तक गुजरात में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे से दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी जैसे जिलों में 5 इंच से 9 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में कई रूट बाधित है, जिसमें से 3 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सहित 275 रूट पर इस समय आवाजाही बंद कर दी गई है। आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल और इसके अलावा दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड़ सहित मध्य गुजरात के भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। देश के कई और हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर भी लगातार बाढ़ और बारिश से ग्रस्त है। कल देर रात लद्दाख के लेह टाउन के पास एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट के बाद जो पानी है, मड स्लाइड है, कीचड़ है, वो सीधा लद्दाख के मुख्य बाजार, जो मशहूर बाजार है, वहां तक पहुंच गया और कई मकानों के अलावा जो लद्दाख लेह के इस बाजार की दुकानें हैं उनमें ये कीचड़, बाढ़ का पानी घुस गया। कई दुकानों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा, कई मकानों को नुकसान पहुंचा और कल दिन के भीतर ही कारगिल इलाके में भी कुछ जगह पर क्लाउड बर्स्ट विटनेस किया गया, जिसके चलते वहां नदियों में पानी का उफान काफी ज्यादा बढ़ गया। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद तब किया गया जब कई जगहों पर रास्ते पर स्लाइड्स आ गई, पत्थर गिरने शुरू हो गए और जो आम जनजीवन है वो कई इलाकों में प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ था कि पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, मध्यम बारिश हो सकती है और इसी तरह हिमाचल में कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था कि वहां पर भी तेज़ बारिश हो सकती है और इसी के चलते ही हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और शिमला के पास तो बादल फट गया है। और इसी तरह ही हिमाचल के साथ लगता हुआ जो भाखड़ा बांध है वहाँ पर भी पानी का जो जलस्तर है धीरे धीरे बढ़ने लगा और यही कारण है कि 1682 भाखड़ा का डेंजर लेवल है और इसी के चलते 1651 को पार कर गया है। और हरियाणा की बात की जाए तो हथनी कुंड में भी 240 लाख क्यूसिक जो पानी है अभी तक आ चुका है और 250 के बाद बाढ़ जैसी स्थिति को घोषित कर दिया जाता है और वहां पर भी अलर्ट किया गया है। अब लोगों की जो धड़कनें हैं घग्गर के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगी हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। बिहार में इस साल भी मानसून कमजोर पड़ने लगा है, पारा बढ़ने लगा है, लोग गर्मी और उमस से
काफी ज्यादा परेशान है। रोपनी का समय है, खेत सूखे पड़े हुए हैं। इसको देखकर, यानी खेत को देखकर किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। जून जुलाई के महीने में पूरे बिहार में 40% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मानसून टब बिहार के आसपास नहीं है, जिसके कारण बारिश की किल्लत है। राज्य में ज्यादातर नदी का जल स्तर सामान्य से भी नीचे है। धान रोपनी नहीं होने के कारण किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में बारिश की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर है। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है अनुदान राशि पर डीजल किसानों को उपलब्ध कराया जाए, साथ ही 12 घंटे की फ्री बिजली भी किसानों को मुहैया कराई जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कुल सचिव पर जमकर बरसाए लात घूंसे। पुलिस के छूटे पसीने छात्रों को काबू करने में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और छात्रों का निलंबन वापस लेने के लिए चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चौथे दिन उग्र हो गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बिना वार्ता किए निकल रहे कुल सचिव प्रोफेसर राजेश सिंह से धक्का मुक्की की और कुल सचिव प्रोफेसर अजय सिंह को बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस के साथ भी हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने उग्र छात्रों को लाठीचार्ज कर काबू पाया। कुल 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोक्टोरियल बोर्ड अपना काम कर रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों में पंजीकरण शुल्क और अन्य पाठ्यक्रमों में कई गुना फीस वृद्धि की गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से लिखा पत्र, कहा मछुआ समाज के लिए एक एक बूंद खून का समर्पित। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खून से लिखा पत्र, हमारे खून का एक एक कतरा मझवार आरक्षण को हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। मझवार आरक्षण हक है हमारा और हम लेकर रहेंगे। साथ ही संजय निषाद ने कहा कि मझवार और तुरैया आरक्षण का निर्णय अंतिम स्तर पर है। मुख्यमंत्री ने रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर आरक्षण संबंधित जानकारी भी मांगी है। वहीं संजय निषाद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को सरकार में समायोजन किए जाने की मांग की। कहा इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। फिलहाल डॉक्टर संजय निषाद खून से पत्र लिखे जाने के बाद काफी सुर्खियों में हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यूपी के दौरे पर हैं, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। दरअसल बीएल संतोष लखनऊ स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मंथन कर रहे हैं। पहले बैठक के दौरान पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विस्तारकों और प्रभारियों के साथ बैठक हुई है। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी होगी, जहां चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी विभाग से भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश के महामंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों से क्षेत्रवार चुनावी तैयारियों पर बात भी होनी है। यही नहीं, मजबूत और कमजोर सीटों पर भी मंथन लगातार किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि बीएल संतोष के इस दौरे के दौरान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सरकार और संगठन के तमाम सारे लोग भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने देश भर के सीबीएसई स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा को वास्तविकता देने के लिए अब स्टूडेंट्स के लिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो छात्र हैं वो तमाम अपनी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस बाबत सीबीएसई ने पूरे देश के स्कूलों के लिए पत्र भी लिखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के इस कदम की सराहना करते हुए बधाई भी दी है और ट्वीट कर लिखा है कि अपने सभी विद्यालयों में बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए सीबीएसई को बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यूं तो अगले आने वाले 5 सालों में लागू होगी, लेकिन एक एक करके कदम उस ओर बढ़ाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा को किस तरीके से छात्रों के लिए और ज़्यादा सुगम बनाया जाए, इस बाबत ये एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। कैमरामैन अमित के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में फ्री बिजली पाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 2,80,000 वंचित परिवारों को फ्री में चीनी बांटी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया कैबिनेट की मीटिंग में कि जो वंचित परिवार हैं, जो इस समय स्थिति जिनकी खराब है, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहेगी। खाद्य सामग्री जो भी होगा उनको मुहैया कराई जाएगी और साथ साथ 2,80,000 परिवार जो लगातार
तय रेखा के नीचे जी रहे हैं उनको मुफ्त में चीनी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में अब जरूरतमंदों को मुफ्त में चीनी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने शहर में अंत्योदय अन्न योजना के तहत मुफ्त चीनी बांटने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने वंचित परिवारों की कठिनाई को कम करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गरीबों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। सरकार के इस फैसले से करीब 2,80,000 लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी NFSA लाभार्थियों को गेहूं और चावल के साथ मुफ्त खाद्यान्न के अलावा दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी देने के रूप में प्रस्तुत किया है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए करीब 2,80,000 लोगों को फायदा मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को करीब 1 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी। ऐसे में 2,80,000 परिवार जो लगातार वंचित रेखा के नीचे जी रहे हैं उनको इससे फायदा मिलने वाला है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज 7वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पे 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आपको बता दें 2022 अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि 2023 के दिसंबर महीने तक केंद्र सरकार 10 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देगी। आज 7वें रोजगार मेले के समापन के मौके पे लगभग प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसका आधा पूरा कर लिया गया है और 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों की ज्वाइनिंग लेटर रोजगार मेले के माध्यम से दी जा चुकी है। कार्यक्रम के मौके पे प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि जिन लोगों को भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नौकरी मिल रही है वो अगले 25 साल तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए काम करे। साथ ही प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्ष पे भी हमला किया और कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद वाली पार्टियां केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए पहले रेट कार्ड तय करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है और उनके भविष्य की जो उम्मीद है उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत सरकार के लिए टेंशन बनी हुई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ही जो कि टाइगर स्टेट कहलाता है, यहां पर टाइगर की मौत भी लगातार हो रही है। MP के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते एक हफ्ते में 2 टाइगर की मौत हुई है और अभी जो एक टाइगर का जो शव मिला है वो दरअसल घायल अवस्था में मिला। इसके बाद इससे पहले एक हफ्ते पहले भी एक और बाघिन की मौत हुई थी। इसके बाद लगातार ये मौत का सिलसिला जारी है। टाइगर की मौत के बाद जो टाइगर्स हैं उनको लेकर बताया जा रहा है कि वो घायल अवस्था में मिले थे और दोनों ही टाइगर को लेकर अब तक की जो बात सामने आई है वो ये आपसी संघर्ष की है। लेकिन यही वजह है कि अब उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। लेकिन साथ में आपको बता दें कि टाइगर की मौत के साथ साथ उनकी जो निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। MP के बांधवगढ़ में करीब 200 से ज्यादा टाइगर हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि MP में 700 से आसपास टाइगर हैं। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सिस्टम में जिस तरह की मॉनिटरिंग होना चाहिए आखिरकार वो क्यों नहीं की जा रही। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक तीनों सेना अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे में सेना यूनिट्स अपनी कमी को दूर करने के लिए हेडक्वार्टर्स में स्टाफ अधिकारियों की पोस्टिंग को कम करने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक सेना के अलग अलग कमांडो से अलग अलग राय मांगा गया है। फिलहाल सेना में आर्मी कमांडर कोड, आर्मी डेंटल कोर समेत 8,129 अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों की इस कमी को ध्यान में रखते हुए सेना ने पहले जहां भी संभव हो कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति में 461 गैर सूचीबद्ध अधिकारियों को तैनात किया है और यह प्रस्तावित भी किया है कि ये जूनियर और मिडिल लेवल के अधिकारी जो वर्तमान में विभिन्न मुख्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति में तैनात है 24 महीने का अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के बाद बिना किसी राहत के बाहर तैनात कर दिए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जो रिटायर कर्मचारी हैं उन्हें सेवा विस्तार दे करके यानी 24 महीने का सेवा विस्तार दे करके उनसे काम लिया जा सकता है क्योंकि अलग अलग कमांड में मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और कमांडर लेवल के अधिकारियों की कमी है जिसको पूरा करने का भरसक कोशिश अब सेना करने जा रही है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि
जो गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाना चाहते थे, अब 3 दिन उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उज डैम से जो पानी था रावी दरिया में छोड़ दिया गया और रावी दरिया का जो बहाव है वो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के साथ साथ डेरा बाबा नानक जो रास्ता गुरुद्वारा साहिब जाने वाला है वहाँ से चलता है, और वहाँ पर पानी जमा होने के चलते ही प्रशासन द्वारा ये फैसला किया गया है कि जो यात्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं अब 3 दिन के लिए यात्रा को रोक दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी पल पल की जानकारी ली जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही जो पानी है पानी नीचे आ जाएगा और जो लोग गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको दोबारा से खोल दिया जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी रहे जेडीयू के पूर्व एमएलसी के बेटे रॉकी यादव, टेनी यादव और बिहार पुलिस के कांस्टेबल राजेश कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि इनके खिलाफ जो साक्ष्य दिए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे। हालांकि निचली अदालत ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि 16 मई 2016 को गया में रोड रेस के एक मामले में जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा की गोली मार दी थी और जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर काफ़ी सियासी बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इसकी जांच में निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद सुनाई और उसके बाद ये अपनी सज़ा को कम कराने के लिए और इस मामले की सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसमें डबल बेंच ने इस मामले में यह फैसला सुनाया है। गया से सदात अनवर और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एम्स में काम करने वाले लगभग 3000 रिसर्चर पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि ये खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एम्स को एक पत्र आया है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी रिसर्चर को 6 साल से अधिक वक्त तक यहाँ पर टेम्पररी बेस पर रिसर्च नहीं करने दिया जाएगा। 6 साल से अधिक तक के लेवल के रिसर्चर को मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से ये पत्र आया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो भी रिसर्चर जो है वो जिनका रिसर्च ख़त्म हो चुका है उनको इंडक्ट नहीं करेंगे, उनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, साथ ही साथ नए रिसर्च को लेकर भी इंडक्शन नहीं होगा। सोसाइटी 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर ट्राई सर्विसेज महिला बाइकर्स जम्मू पहुंची हैं। ये 25 महिला बाइकर्स कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए करगिल पहुंचेंगी। आपको बता दें, सेना के बहादुर जवानों ने देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन 25 महिला बाइकर्स में वीर नारी भी है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की महिलाएं भी हैं। पूरे देश को उस दिन गर्व हुआ था जब सेना के बहादुर जवानों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर देश की आन बान और शान कहे जाने वाला तिरंगा झंडा लहराया था।